हेलो बच्चों, आशा है कि मुझे कि आप लोग पिछला जो वीडियो है उसको आप अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से आप उसको समझे होंगे और तब ये इस वीडियो पे आए होंगे। ठीक है, कोई भी आप वीडियो देखिए उसका नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो उस वीडियो का देखना यूज़लेस है। आपने अपना टाइम वेस्ट किया है केवल, क्योंकि वो आपको 2 दिन से ज़्यादा याद रहने वाला नहीं है। ठीक, तो आप इससे पहले कि आप इस लेक्चर को शुरू करें, मैं आपसे फिर से बोलूँगा कि आप पिछला लेक्चर देखें, पिछला वीडियो देखें, उसको आप अच्छे से समझें और उसका नोट्स बनाएं। ठीक है, जो आपको नहीं समझ में आया है उसके लिए आप दोबारा देखिए, उस पॉइंट को आप तो रिवाइंड कर ही सकते हैं, वीडियो में एक ख़ास बात होता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू सेशन। ठीक है, एटॉमिक मॉडल्स। ठीक, जैसे आप कोई ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जब डिस्कवरी हो गई, या सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 50 साल बाद हुई थी। ठीक, तो जैसे उसकी अब डिस्कवरी हो गई तो उसको एटम के अंदर वो अरेंज कैसे होते हैं उसको डिस्कस करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट अपना अपना मॉडल थ्योरी देने लगे। कोई देखा तो है नहीं एटम के अंदर कैसा होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ साइंस में हम लोग कोई भी अननोन चीज़ जानने के लिए हम लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे थे कि एटम के अंदर अरेंजमेंट कैसा होता है। ठीक है, तो उसमें अपने सबसे पहले साइंटिस्ट थे जेम्स जे थॉमसन। ठीक है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की तो डिस्कवरी उन्होंने खुद की थी, प्रोटॉन की स्टडी में भी उनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक, तो उसको जब उन दोनों की डिस्कवरी हो गई तो उन्होंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत छोटा है। ठीक है, प्रोटॉन का जो साइज़ होता है, प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के साइज मास का 2000 गुना होता है, 1800 समथिंग। आप मास का रेशियो निकालेंगे तब पता चलेगा 1800 समथिंग टाइम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास होता है। किसके? प्रोटॉन का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में 1800 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो जो प्रोटॉन था वो इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में बहुत बड़ा था। तो उन्होंने क्या एज्यूम कर लिया कि जो प्रोटॉन है वो, और ऐसा तो है नहीं कि उसमें प्रोटॉन पता चल रहा था, उसमें तो बस जो एक्सपेरिमेंट हुए थे उसमें 2 ही चीज़ मिली थी, एक तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मिले थे और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मिले थे। ठीक है, प्रोटॉन अलग से नहीं मिला था उस समय। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आप हीलियम है तो हीलियम में अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हीलियम में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे ना, हीलियम में से आप इलेक्ट्रॉन निकाले तो आपको इलेक्ट्रॉन तो अलग मिला लेकिन प्रोटॉन अलग नहीं मिला, दोनों प्रोटॉन एक साथ हैं क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं। ठीक है, तो उन्होंने मान लिया कि जो एटम के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट और एक निगेटिव पार्ट। तो निगेटिव पार्ट आपका इलेक्ट्रॉन है और वो सब अलग अलग हैं, लेकिन पॉजिटिव पार्ट जो है वो सब इकट्ठे हैं। तो उन्होंने क्या मान लिया कि जो पूरा का पूरा एटम है वो एक पॉजिटिव सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो अलग अलग जगह पे धंसे हुए हैं ना। जैसे आप तरबूज है, तरबूज को आप काटिए तो तरबूज को काटने के बाद आपको 2 पार्ट दिखाई देंगे, एक रेड वाला पार्ट और उसमें एक जो है बीज दिखाई देंगे। तो उन्होंने बोला कि जो रेड वाला पार्ट है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है और जो बीज हैं वो आपके निगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो बस इतना सा ही छोटा सा मॉडल था, बाकी इसका कोई यूटिलिटी नहीं था। ठीक है, और आप इसको लिख सकते हैं एन एटम। इनका मॉडल जो क्या कहता है कि एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हेंस जे थॉमसन एज्यूम दैट एटम इज़ अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। ठीक है, इतनी से ही 3 लाइन की इनका मॉडल था। असली जो है डिस्कवरी हुई एटम के बारे में, जो डिटेल्ड थोड़ा बहुत अंदर के बारे में खबर लगा, हालांकि पूरा तो सही नहीं था लेकिन सबसे शुरुआत यहीं से हुई थी। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन के बेसिस पर उन्होंने एक अपना मॉडल दिया था, रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, उस रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर एडवांसमेंट करते करते हम लोग आज के अपने जो आपका करेंट एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
ठीक, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले इस जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, तो आप लैब मैनुअल लिखते होंगे। लैब मैनुअल में आप सबसे पहले क्या लिखते हैं कि कौन सा आपको ऑपरेटर्स चाहिए। ठीक है, ऑपरेटर्स मिलने के बाद आप उसका पूरा प्रोसीजर लिखते हैं कि कैसे कैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप लिखते हैं कि उसमें आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिला। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लिखने के बाद आप फिर कंक्लूड करते हैं। तो उसी लिए सबसे पहले हमको रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंटल सेटअप जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने बॉक्स लिया। ठीक है, बॉक्स के अंदर एक ऐसा मटेरियल रख दिया जो कि अल्फ़ा पार्टिकल एमिट कर रहा था। ठीक है, उसके सामने उन्होंने एक गोल्ड फॉयल रखी, गोल्ड की एक पतली सी फॉयल, और उस गोल्ड फॉयल के चारों तरफ एक ऐसी स्क्रीन लगा दी जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी। ठीक है, जिंक सल्फाइड एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके ऊपर अगर आप हाई एनर्जी पार्टिकल का कोलिजन करवाएं तो वहाँ लाइट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये उनका सेटअप था, एक मटेरियल, ठीक है, जो कि अल्फ़ा पार्टिकल एमिट कर सकता है। उसके सामने उन्होंने गोल्ड फॉयल रखी, गोल्ड फॉयल के चारों तरफ उन्होंने एक ऐसा मटेरियल रख दिया जो जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी, और उससे अगर आपका कोई पार्टिकल टकराता तो वो वहाँ पे डिटेक्ट होता है कि वहाँ पे कोई पार्टिकल टकराया है और वहाँ पे ग्लो आता। ठीक, तो आप अब यहाँ पे जैसे अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पे एक मेन क्लू है। तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हीलियम का न्यूक्लियस होता है, चार्ज इसका कितना होता है 2e के बराबर, मास कितना होता है 4 AMU के बराबर। ठीक है, एक AMU जो होता है वो बराबर होता है 1.67 10⁻27 kg, लगभग प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, तो मतलब प्रोटॉन के 4 गुना मास का होता है हीलियम पार्टिकल। ठीक, तो अब जब ये वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस एक्सपेरिमेंट में उनको कुछ ऑब्जर्वेशन मिले। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था कि जितने भी पार्टिकल थे मैक्सिमम 99% वो जिस पाथ से आए थे उसी पाथ से वापस निकल गए हैं। जैसे मान लीजिए कि उनके मतलब बिल्कुल ऐसे कि उनके रास्ते में कुछ पड़ा ही ना हो, क्योंकि रास्ते में अगर कुछ होता तो जाहिर सी बात है अगर आप जिस रास्ते से जा रहे हैं और उस रास्ते में कुछ आ जाए, कोई भी दीवार आ जाए या कुछ आ जाए, तो आपका पाथ चेंज होगा। लेकिन अगर आपके पाथ में कोई नहीं आ रहा है तो आप सीधा उसी रास्ते से जाते चले जाएंगे। तो मैक्सिमम पार्टिकल ऐसा था कि वो सीधा जाता चला गया। ठीक है, एज इफ देयर वॉज नथिंग इन देयर पाथ। ठीक है, तो पहले पॉइंट से थॉमसन का वो पॉइंट गलत हो गया कि एटम इज ए सॉलिड स्फीयर। एटम सॉलिड स्फीयर नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर सॉलिड स्फीयर होता, जैसे दीवार सॉलिड है तो आप तो उसके बीच में से आप नहीं निकल सकते हैं। तो अगर एटम सॉलिड होता तो अल्फा पार्टिकल उसके बीच में से निकल नहीं सकते थे। एटम सॉलिड मतलब सॉलिड स्फीयर नहीं है। दूसरा उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ पार्टिकल ऐसे थे ना, पहला तो था कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल पासेज स्ट्रेट थ्रू दी गोल्ड फॉयल। दूसरा पॉइंट था कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड थ्रू ए स्मॉल एंगल, मतलब बहुत थोड़े से ऐसे पार्टिकल थे जो कुछ एंगल से डेविएट हुए थे। ठीक है, और उससे भी कम बिल्कुल माइन्यूट ना 1 in 20,000 पार्टिकल्स ऐसे थे जो अपने पाथ में रिटर्न हो गए, मतलब गए, टकराए और वापस आ गए ऐसे। ठीक है, ऐसा करने वाले 20,000 में एक पार्टिकल थे जिनको नोटिस करना भी मुश्किल काम था। ठीक है, तो ये 3 मेन उनके ऑब्जर्वेशन थी। इस पहली ऑब्जर्वेशन से उनको ये पता चला कि अब इन तीनों ऑब्जर्वेशंस को लेकर उन्होंने फिर अपना कंक्लूज़न लिखा। कंक्लूज़न में क्या था कि सबसे पहला कंक्लूज़न था कि मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम इज़ एम्प्टी ना, एटम के अंदर जो मैक्सिमम स्पेस है वो खाली है। दूसरा, उस एटम के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं, देयर शुड बी सम हार्ड पॉजिटिवली चार्ज डेंस्ड ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अल्फा at the center, and alpha particles going close to this dense object will feel repulsion and deviate from their path। कि उस एटम के अंदर कोई बीच में एक ऐसी जगह है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और हाईली डेंस्ड है। तो जब भी अल्फा पार्टिकल उसके नज़दीक से गुजर रहा है, तो क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज, मतलब जो बीच वाला पार्ट है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और अल्फा पार्टिकल का पाथ क्या हो जा रहा है, डेविएट कर जा रहा है। ठीक है, और उस मिडिल वाले पार्ट को रदरफोर्ड नेम दिस
part as nucleus which is present at the center of atom and it contains proton and neutron. ना न्यूट्रॉन की तो डिस्कवरी उस समय नहीं हुई थी, लेकिन हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो ये उनका दूसरा कंक्लूज़न था। ठीक है, तीसरा कंक्लूज़न था कि अल्फ़ा पार्टिकल गोइंग स्ट्रेट टू द न्यूक्लियस विल फील, मतलब जो उसमें कुछ पार्टिकल वापस भी लौट के आ रहे थे। ठीक है, तो वापस लौट के आने का उनका कंक्लूज़न ये था कि वो पार्टिकल, वो जो पार्ट है पॉजिटिवली चार्ज हार्ड डेंस, वो बहुत छोटा है, इसीलिए बहुत कम ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल हैं जो उससे जाके डायरेक्टली टकरा पा रहे हैं, और जो डायरेक्टली जाके उसके मतलब उसके नज़दीक जा रहे हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा रिपल्सन लग रहा है और वो सीधा अपने पास वापस लौट आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये ऊपर आपको एक मॉडल बनाया गया है, इसको देख समझ सकते हैं कि खाली वाले पास से जो गया वो सीधा चला गया, जो न्यूक्लियस के पास से गया वो डेविएट हो गया। ठीक है, जो सामने आया वो वापस चला आया। क्लियर? तो अब इस कंक्लूज़न से उन्होंने अपना एक मॉडल बनाया। उस मॉडल में उन्होंने बोला कि एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक है आपका न्यूक्लियर पार्ट ना, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो कि सेंटर पे मौजूद है, और दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो कि खाली वाला पार्ट है, और उस खाली वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड का मॉडल ये था कि आपके पास एटम के अंदर दो पार्ट है, एक पार्ट है न्यूक्लियस ना, और दूसरा पार्ट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इसीलिए आपका अब न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इसीलिए आपका न्यूट्रॉन जो आपका न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन वो खाली स्पेस में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस। ठीक, अब ये इतना था आपका लेक्चर 2 में। आप इतना नोट्स बनाइएगा, याद करिएगा, फिर आपको लेक्चर 3 में मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।